हम तो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी है। इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है। उनकी कुर्बानियों ने दुनिया को बता दिया है। और उन्होंने बताया कि जंग करने के भी कुछ आदाब होते हैं दुनिया में, उन आदाब का पालन करना चाहिए। अमेरिका ने और इजराइल ने ये समझा था कि वो 2-4 दिन में जो है वो ईरान को टेक ओवर कर लेंगे, वहाँ सत्ता बदल जाएगी। कि या तो जो है अमेरिका और ईरान जिन लोगों को अपना वो मीडिएटर मानते हैं वो करें, या इमर्जिंग सुपर पावर्स करें, या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड फोरम है वो करें, या इंडिया का भी एक बड़ा मुकाम है। ये इसका जियोपॉलिटिकल जो है लोकेशन बहुत जबरदस्त है, उसका रोल बड़ा हो सकता है। इस वक्त मैं दिल्ली में जमात-ए-इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर पर मौजूद हूँ और नायब सदर सलीम इंजीनियर साहब मेरे साथ एक मौजूद हैं। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, क्या मुद्दे थे और क्या मकसद था? ये मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 4 मुद्दों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया गया। के साथ ईरान पर जो हमला अमेरिका और इजराइल का हुआ और उसके बाद जो वॉर जारी है, उसकी उस पर बातचीत हुई और एफसीआरए के कानून में जो अमेंडमेंट लाया गया, उस पर जो चिंताएँ हैं, उन चिंताओं को यहाँ बताया गया कि किस तरह से एफसीआरए का ये कानून नया अमेंडमेंट जो है, वो लोगों की जो आज़ादी है और एनजीओज़ को जो अपने काम करने का जो फ्रीडम है, उसको कैसे वो लिमिट करती है और सरकार को, प्रशासन को ये नया अमेंडमेंट एफसीआरए में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट्स देता है कि वो किसी भी एनजीओ को चाहें तो किसी भी बहाने से उसको टेक ओवर कर सकते हैं, उसके एसेट्स को अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। तो ये इसका असर ज़्यादातर जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और दूसरे जो तबक़ात हैं, उनके एनजीओज़ को ज़्यादा इससे प्रभाव होगा, ऐसा समझा जा रहा है और ये शंकाएँ पैदा हो रही है। तो इसको दूर करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो सारे स्टेक होल्डर्स से बात करे और जो अमेंडमेंट लाए गए हैं उनको एश्योर करे कि उसका मिसयूज़ नहीं होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से होगा। तीसरी बात जो 5 रियासतों में इलेक्शन होने वाला है, उस पर जमात-ए-इस्लामी हिंद ने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया और आवाम से ये कहा है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, सोच समझ कर करें और पूरी विज़डम के साथ करें। किसी डर में, दबाव में, लालच में, शॉर्ट टर्म गेन के लिए ना करें, भावनाओं में बहकर ना करें। जनता के रियल इश्यूज़ को जो उठाते हैं, जो रियल इश्यूज़ पर जो बात करते हैं उनको लाएँ और जो इस देश को एक रख सकते हैं, जो इस देश में भाईचारे को मजबूत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को लाएँ जो नफ़रत फैलाने वाले, समाज को तोड़ने वाले और संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाले जो लोग हैं, पार्टियाँ हैं उनको रोकने की कोशिश करें। और तीसरी बात हमने इलेक्शन कमीशन से ये कही है कि वो अपना रोल इस तरह प्ले करे कि निष्पक्ष होकर और निडर होकर और किसी पॉलिटिकल दबाव में आए बगैर वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए ताकि जो भरोसा इलेक्शन कमीशन में थोड़ा कमज़ोर हुआ है पिछले दिनों, वो भरोसा से वापस से बहाल हो। सलीम साहब, अभी जैसे युद्ध चल रहा है ईरान, इज़राइल और अमेरिका। इज़राइल बीच में इसमें शामिल था, लगातार हमले कर रहा था, लेकिन अब सीधे तौर पर जो जंग है वो अमेरिका और ईरान की देखने के लिए मिल रही है। किस तरह देख रहे हैं इसको? अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम ईरान को हरा रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो सामने खड़ा हुआ है डट कर के। देखिए, ये बहुत ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा ये वॉर जारी है और अमेरिका ने और इजराइल ने ये समझा था कि वो 2-4 दिन में जो है वो ईरान को टेक ओवर कर लेंगे, वहाँ सत्ता बदल जाएगी। लेकिन ईरान के लोगों की हिम्मत, हौसला, विज़डम और उनकी कुर्बानियों ने दुनिया को ये बता दिया है कि उनके जो अंदाज़े थे वो गलत हैं, उनको गलत साबित कर दिया और अमेरिका की जो इम्पीरियलिस्टिक और एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसीज़ हैं और दूसरे देशों में इंटरवेन करने का जो उसका तरीका है उसको ईरान ने एक तरह से चैलेंज किया और अपने आप को डिफेंड किया। तो हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को अमेरिका और इज़राइल के इस गलत रवैये के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और 1 महीने से ज़्यादा ये जंग हो चुकी है और नुकसान हो रहा है, सारे ईरान का भी हो रहा है और दूसरे मुल्क का भी हो रहा है
और दुनिया जो लोग इस जंग में नहीं हैं उनको भी इसका असर नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो हमारे देश को चाहिए कि वो आगे बढ़कर अपना रोल प्ले करे। हम तो ये समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी है। इंटरनेशनल लॉ तो यही कहता है कि कोई वॉर में जो है कम्बैटेंट्स के दरमियान लड़ाई होगी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर लड़ाई होगी, लेकिन सिविलियन इंस्टॉलेशन को, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, इन सबको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। ये इंटरनेशनल लॉ है। और अगर कोई एक तरफ से अगर इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन कर रहा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि आवाज उठाए, उन्हें रोके और उन्हें बताएं कि जंग करने के भी कुछ आदाब होते हैं दुनिया में, उन आदाब का पालन करना चाहिए। हमने कहा कि अगर दोनों वॉरिंग फैक्शन मिलकर बैठ नहीं सकते तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होना चाहिए। थर्ड पार्टी में मैंने बताया कि या तो जो है अमेरिका और ईरान जिन लोगों को अपना वो मीडिएटर मानते हैं वो करें, या इमर्जिंग सुपर पावर्स करें, ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एंड फोरम है वो करें, या इंडिया का भी एक बड़ा मुकाम है, ये इसका जियोपॉलिटिकल जो है लोकेशन बहुत जबरदस्त है, उसका रोल बड़ा हो सकता है, तो इंडिया को खुद आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो मतलब एक नहीं, कई कोशिश होनी चाहिए। हम तो यही देख रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि हर जगह भगदड़ मची हुई है, पैनिक मचा हुआ है, लोग दिल्ली से भाग रहे हैं इधर उधर, तो हम सोशल मीडिया ही से देख रहे हैं हो रहा है। हुकूमत जानती है, हुकूमत तक ये खबरें पहुंचती है, हुकूमत कुछ एक्शन ले रही होगी, लेकिन ये कि उसका काम है कि पब्लिक को शांत करने के लिए इस तरह की बातें कर रही है, लेकिन उन्हें मालूम है क्राइसिस है और क्राइसिस को रिजॉल्व करेंगे। मुल्क हमारा बहुत बड़ा मुल्क है, हमें तमाम मुल्कों से दोस्ती रखनी होती है और क्या क्या बिजनेस करते हैं हमें नहीं मालूम है, तो मुख्तलिफ जगह बिजनेस के ताल्लुकात हैं, लेकिन जंग के मामले में हमें अलाइन नहीं होना चाहिए अप्रेसर के साथ। अप्रेसर के साथ हमारा अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए, हमें जस्टिस की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बताते हैं कि उस वक्त का जाना जो है वो एडवाइजेबल नहीं था, वाइडर कंसल्टेशन के बाद जाना चाहिए, ये कह रहे हैं। अब हुकूमत ने किया है तो उसके पीछे कोई और हिकमत होगी, लेकिन पॉलिसी मेकर्स तो कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। तो अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, इसलिए कि हम इस वक्त ब्रिक की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, ईरान ब्रिक का मेंबर है एक तरफ, और दूसरी तरफ इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से हैं। तो दोनों को बिठाना, बात करना, या सीज फायर कराना, या सिविलियन कैजुअलिटी को कम करना, इस पर इंडिया रोल प्ले कर सकता है। कोई भी शर्तों के बगैर नहीं मानेंगे, ना पार्टी 1 मानेगी ना पार्टी 2 मानेगी। मीडिएशन में हमेशा दोनों के जो है कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। दिल्ली से समाचार प्लस ओटीटी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।